स्टार्ट लेक्चर नंबर 12। उससे पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटर, स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी को डिफाइन किया था सबसे एंड में। आपको मैंने पिछले लेक्चर में कैपेसिटेंस निकालना सिखाया था, एनर्जी निकालनी सिखाई थी और आपको ये बताया था कि कैपेसिटर और बैटरी में फर्क क्या है। तो आज वाला लेक्चर मैं पिछले लेक्चर से लिंक करके चलूंगा और आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीबीएसई और जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन मैंने जैसा बताया था आपको कि 5 नंबर का, ये मतलब 3 से 5 नंबर का डेफिनेटली इन 2-3 लेक्चर्स में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा फोकस रखना है हर एक लेक्चर पे। मैं नवनीत भंडारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्वांटम एकेडमी ऑफ फिजिक्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सभी लेक्चर्स जरूर देखिएगा। इसमें अब तक 30-40 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मैं और सभी के सभी जो लेक्चर्स है बहुत ही इंफॉर्मेशनफुल और अच्छे लेक्चर्स है, मुझे ऐसा लगता है। चलो, तो हमने जो एनर्जी निकाली थी बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो हमारे पास 3 फॉर्मूला थे इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी हाफ सी वी स्क्वायर, in terms of Q and V 1/2 QV, in terms of Q and C Q square by 2C। तो एक सीबीएसई का क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है एक नंबर में, व्हाट डज एरिया ऑफ QV ग्राफ रिप्रेजेंट। अगर मैं Q और V में रिलेशन निकालूं तो मुझे समझ आता है कि चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपके पास कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, मतलब ग्राफ की जो लाइन होगी वो क्या होगी, इस तरह से, मतलब ऐसे वेरिएशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर यानी कि जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं 1/2 क्या होगा इनटू वी बन रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से, परपेंडिकुलर 1/2 बेस इनटू हाइट अगर मैं करूं बच्चों तो ये बन रहा है ना, देखो 1/2 क्या इनटू वी। तो 1/2 क्या इनटू वी आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर मैं एरिया को शेड करता हूँ तो मुझे QV से क्या मिलेगा, QV के एरिया से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं कि भाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या है। जैसे कि नाम में लिखा हुआ डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब होता है यू हैव टू डिवाइड इट बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कैपेसिटर आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, कैपेसिटर आपका पैरेलल प्लेट भी हो सकता है। तो हमने जो भी हमारे सिलेबस में वही करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। तो मुझे क्या करना है बच्चे, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर से। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर का मतलब ये होगा कहीं ना कहीं एरिया इंटू डिस्टेंस। तो 1/2 CV स्क्वायर को मैं एरिया इंटू डिस्टेंस से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो एनर्जी डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं UD से, ठीक है। तो 1/2 C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू ओपन कर रहा हूं यहाँ पर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इनटू में ये यहाँ पर कैपिटल V है, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल, और V को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, E इनटू में D है ना। ये रिलेशन कैसे है इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, और उससे अगर तब भी समझ नहीं आया तो आप एक पूरी मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, E = -dV/dr, तो वहां से आप ये चीज जान सकते हो। V = ED कैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो वोल्टेज = E का स्क्वायर इनटू में D का स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, अपॉन में A और एक D है। देखो नीचे A है, यहाँ ऊपर भी है, तो A से उड़ गया, यहाँ पर D 2 बार है यानी कि D स्क्वायर, ऊपर भी गया D स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो आपके पास आएगी बच्चों वो ये आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। आप नोटबुक पे इसको सॉल्व कर भी सकते हो। अगर मुझसे बोला जाए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली हमको डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो आप वहां पर क्यों कंफ्यूज होंगे कि भाई मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन नहीं पता, मुझे E का डायमेंशन नहीं पता। देखो, अगर आपने +1 क्लास किसी अच्छे टीचर के पास की होगी तो आपको बताया गया होगा कि वेलोसिटी जितनी मर्जी तरह की हो, फोर्सेस जितने मर्जी तरह के हो, लेंथ कैसी मर्जी हो, और क्या बोल सकते हैं उसको, एनर्जी भी किसी, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का सेम रहेगा, लेंथ का सेम रहेगा, ठीक है। डजंट मैटर कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की एस्केप वेलोसिटी वो हमेशा LT-1 रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL/T-2 यानी कि वर्क डन का डायमेंशन होता है ना एनर्जी के, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करूंगा, L3 है ना, वॉल्यूम है नीचे। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट विल बी mL-1 T-2। सो दिस विल बी योर डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों। इसको प्लीज इस कंटेंट को नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें से हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको या तो ये वाला क्वेश्चन मिल जाए, या डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाए, या हो सकता है एनर्जी डेंसिटी पूछ ले आपसे। प्लीज नोट डाउन दिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने कभी छोटी क्लासेस में रजिस्टर्स को पढ़ा था ना, रजिस्टर्स एक सर्किट का हिस्सा होते हैं, और आपको वहां पर पढ़ाया गया था कि सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। इसी तरह से मैं कैपेसिटर को भी सीरीज और पैरेलल दोनों में यूज कर सकता हूँ। और आपको ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो मतलब जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने 3 कैपेसिटर्स को लगाया है, C1, C2, C3 कैपेसिटी के, मतलब कि तीनों की तीनों आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग कैपेसिटी तीनों की। इस कॉम्बिनेशन को आपको पहले से पता है कि सीरीज बोलते हैं, इस तरह की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई जैसे मैंने की को प्रेस किया, यहाँ से कुछ क्या हुआ, मोड पे चार्ज रिलीज हुआ, देखो ये पॉजिटिव एंड है, तो यानी कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ कि ये प्लस, ये नेगेटिव। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, अनडिस्टर्ब सिस्टम है। अगर यह नेगेटिव है तो C2 प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से कनेक्टेड है इस तरह से। तो समझ पा रहे हैं कि भाई तीनों कैपेसिटर को जो चार्ज है वो सेम अमाउंट में मिलेगा, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से मैं बोल सकता हूं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, चार्ज थ्रू कैपेसिटर विल बी सेम, तीनों को क्या चार्ज मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल क्या हमने प्रूफ कर दी, बात हमने पहले पढ़ी भी थी। करंट सेम रहता है ना, जब हम सीरीज में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ज का लॉजिक बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से। और आपको ये बात पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो ध्यान से देखो कि जब मैं सीरीज में डिवाइसेस को यूज करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप को डिवाइड करता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो इसका लॉजिक क्या है, देखो C1 इज इक्वल टू क्या बाय V, ये बात हमने पढ़ी है। यानी कि जिसका कैपेसिटेंस कम होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, लेस कैपेसिटेंस वो उतनी ज्यादा हाई वोल्टेज रिक्वायर करेगी, जो उसके क्रॉस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऐसे लिख देता हूं यहां पर, क्लियर। तो अल्टीमेटली बात यह है कि टोटल पोटेंशियल अगर V है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो 3 कैपेसिटर लगा रहा हूं तो तीनों को क्या मिलेगा, V1, V2 और V3, राइट। अच्छा, तो अगर मैं V नेट निकालना चाहता हूं, नेट कितना है, तो आपको पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV। तो V को मैं क्या लिख सकता हूं, V को मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन में C नेट। C नेट का मतलब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मैं यहाँ पर CS लिख देता हूँ, क्या हुआ CS, ये हो गया टोटल के लिए। V1 को क्या लिखूंगा, चार्ज तो क्या हुआ इसके क्रॉस, और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C1, क्या हुआ C1। V2 के लिए क्या लिख दूंगा मैं, क्या हुआ अपॉन में C2। V3 की क्या लिख दूंगा, V3 के लिए मैं क्या हुआ अपॉन में C3। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा, यहाँ से क्या हुआ कॉमन ले लो और ये वाला क्या कैंसिल कर दो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1/CS इक्वल्स टू 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। अब आपको ये हैरानी हो रही होगी कि भाई जब हमने रजिस्टर्स को कभी याद, अगर आपको याद हो, रजिस्टर्स को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो होते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा। और जनरली बच्चा जब नया नया कैपेसिटर का क्वेश्चंस जब न्यूमेरिकल्स करता है तो वो यहीं पे मारा जाता है, वो पैरेलल में गलती से वही लगाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जबकि पैरेलल वाला और सीरीज वाला यहाँ बिल्कुल टोटली अपोजिट है। तो जब भी आपको कोई कैपेसिटर सीरीज में मिले तो आपने इसको कैसे जोड़ना है, 1/CS या 1/CS, मतलब जब सीरीज में मिले, सॉरी, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अगर ये आइडेंटिकल कैपेसिटर होते तीनों, तो मैं क्या लिख देता, सीधा सीधा इनका नेट कैपेसिटेंस C/3, है ना। जब इसको रेसिप्रोकल करूंगा एंड में तो क्या हो जाएगा, C/3, अगर तीनों आइडेंटिकल होते, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे मतलब वहां पर आपको और केसेस समझ आएंगे। अब इस पर आओ जरा पैरेलल पे।
पैरेलल में आपको पता है कि अगर यहाँ तक क्यू चार्ज गया होगा तो क्यू चार्ज के तीन हिस्से हुए होंगे, कुछ C1 को मिला होगा, कुछ C2 को, कुछ C3 को। तो यानी कि पैरेलल में इसके अक्रॉस Q1 होगा, इसके अक्रॉस Q2 होगा और इसके अक्रॉस क्या होगा, Q3। सेम अमाउंट में माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, चार्ज एक्वायर्ड बाय कैपेसिटर इज डिफरेंट, है ना। चार्ज जो मिल रहा है कैपेसिटर्स को वो अलग अलग है। और यहां पर क्या चीज सेम है बच्चों, वोल्टेज विल बी सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, बात आपको 10th क्लास में बता दी गई थी। तीनों को सेम वोल्टेज, मतलब ये अगर यहां से यहां की बात करूं, तीनों को क्या मिल रहा होगा, V वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो जो चीजें डिवाइड करेगी वहां से शुरू करो ना। चार्ज अपने आप को डिवाइड करा तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज ने अपने आप को डिवाइड किया। और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, CV, रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CS, ये पैरेलल में तो CP लिख देता हूँ, CPV C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल सेम मिल रहा है यहाँ इसके अकॉर्डिंग, पैरेलल के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो मैं V से V यहाँ से उड़ा दूंगा तो CP पैरेलल में मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दिस इज हाउ आई कैन ऐड द कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो यही चीज आपने याद रखनी है कि रिजल्ट अपोजिट है, जैसे रजिस्टर में था उसका बिल्कुल अपोजिट आपने इसको ड्राइव कर दिया। लॉजिक तो वही है सारा का सारा। अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं बच्चों, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक चीज और नोट डाउन कर लो, अगर मान लो कि 6-7 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अब इनके एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताओ, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, CV स्क्वायर यूज करोगे सीरीज में, क्या स्क्वायर बाय 2C यूज करोगे या Q यूज करोगे। इस बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमेशा जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको टोटल एनर्जी पूछ ली जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज, है ना। तो आप फॉर्मूला कौन सा उठाओगे, 1/2 Q स्क्वायर बाय में CS, 1 में CS। इसका मतलब ये होगा कि भाई Q स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C3 प्लस Q स्क्वायर बाय 2C4। इन सारों को इंडिविजुअली एनर्जी कैलकुलेट करके ऐड कर दो। ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा ये। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, सभी को पहले क्या सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व कर लो, तो फिर सीधा सीधा 1/2 Q स्क्वायर इनटू में 1 में CS कर देना। क्लियर है, तो ऐसा भी आप सोल्व कर सकते हो। तो पता होना चाहिए कि भाई सीरीज में यूज करते हैं Q स्क्वायर बाय 2C, ये वाला फॉर्मूला। पैरेलल में क्या चीज सेम है, वोल्टेज। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/2 CV स्क्वायर। यानी कि पहले कैपेसिटर के लिए एनर्जी निकाली 1/2 C1V स्क्वायर, दूसरे के लिए 1/2 C2V स्क्वायर, तीसरे के लिए 1/2 C3V स्क्वायर, सारों को ऐड कर दिया। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप सीधा करो ना, CP पहले निकालो सीधा सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो 1/2 CPV स्क्वायर। तो इस तरह से क्या आप एनर्जी, बस एक चीज ध्यान रखो, सीरीज में फॉर्मूला होता है ये वाला यूज और पैरेलल में होता है ये वाला यूज, ये वाला। क्लियर, ये बात भी बच्चों को पता होनी चाहिए अगर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स करने वाले हो। अब हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों अभी हम, और अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इस लेक्चर के बाद जो आपने क्या सोल्व करनी है। तो प्लीज इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन है सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सर्किट बनाया जिसमें 3 कैपेसिटर्स है। ये वाले 2 कैपेसिटर तो पैरेलल में है और ये वाला क्या है, सीरीज में। इनके साथ आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यानी कि जो मेरी कॉमन सेंस मुझे बोल रही है बच्चों कि अगर चार्ज मैं निकालना चाह रहा हूं और इस एंड को मैं ए और इस एंड को बी नाम दे दूं, यहां से जो Q चार्ज जाएगा इस पूरे सर्किट को एक Q चार्ज मिलेगा और वही Q चार्ज का इसको मिलेगा, है ना। क्योंकि ये वाला सर्किट पूरा और ये वाला जो कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो पहले काम करते हैं, हम टोटल चार्ज निकालते हैं। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या मुझे देखो, Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CV। मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना होगा तो टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब इस कैपेसिटेंस को मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं 3। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो 1 और 2 है कैपेसिटर बच्चों, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो इसको पैरेलल को जब मैं सोल्व करूंगा तो डायरेक्ट रिलेशन क्या, C1 प्लस C2, है ना। तो सोल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करके आ जाएगा 2 प्लस 2 इट विल बी 4। अब एक चीज का और ध्यान रख रहा है, ये 4 माइक्रोफेराड है ना, 4 माइक्रोफेराड। अब ये जो 4 माइक्रोफेराड है
ये इस 4 माइक्रोफेराड के साथ सीरीज में है। तो जब मैं इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करूंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बाय में 4 माइक्रोफेराड ये वाला प्लस 1/4 ये वाला। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा जो रिजल्ट मुझे मिलेगा बच्चों CS दैट विल बी 2 माइक्रोफेराड। तो टोटल कैपेसिटेंस बच्चों कितना मिला मुझे, 2 माइक्रोफेराड। अब चार्ज विल बी, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड है। अब इसको SI में कन्वर्ट करो, माइक्रोफेराड से फेराड में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻6। वोल्टेज कितनी है यहाँ पर, वोल्टेज देखो जरा ध्यान से, वोल्टेज इज 10 तो मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट में है तो वोल्ट में रहने दो उसको। तो इससे जो आपका टोटल चार्ज आया बच्चों वो कितना आया, 2 × 10⁻⁻5 वोल्ट। 2 × 10⁻⁻5 वोल्ट ये टोटल चार्ज आ गया। तो यानी कि इसके ऊपर तो बाय डिफॉल्ट मैंने चार्ज निकाल दिया, कितना है 2 × 10⁻⁻5 वोल्ट। अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना है 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, अब देखो मैं तो यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करूंगा। मुझे पता है कि भाई अगर क्यू चार्ज यहाँ पर आ रहा है और दोनों कैपेसिटर इक्वल है तो Q/2 चार्ज इसके पास जाएगा और Q/2 चार्ज इसके पास जाएगा। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग C1 को कितना चार्ज मिलेगा, Q का आधा यानी कि 1 × 10⁻⁻5 कूलम, और C2 को भी कितना मिलेगा 1 × 10⁻⁻5 कूलम। मैं ऐसे भी कर सकता था इसको, बट अगर आपको इसको टेक्निकली प्रूफ करना है तो वो भी देख लो जरा बच्चों, वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो जरा C1 पर अगर मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है C1V, है ना। अब इसके लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये वोल्टेज है ये अपने आप को डिवाइड कैसे कर रही है। ठीक है, ये वोल्टेज क्योंकि देखो इसके अक्रॉस अलग होगी और इसके अक्रॉस अलग होगी, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो वोल्टेज निकालो पहले इस सर्किट में कितनी आएगी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q/C। टोटल इसको चार्ज कितना मिल रहा है पूरे सर्किट को, 2 × 10⁻⁻5, यहां पर कूलम आएगा, कूलम कर देना। ठीक है, और कैपेसिटर कितना है पूरे सर्किट का 2 और 2। देखो ना यहाँ पर 2 और 2 आपस में क्या है, यहाँ पर 2 और 2 आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल में, तो ऐड कर दो डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज जो मिल रही है बच्चों वो कितनी मिल रही है, 0.5 × 10⁻⁻5 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसको भी 0.5 × 10⁻5 वोल्ट मिल रही है और इसको भी 0.5 × 10⁻5 वोल्ट मिल रही है। अब अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, CV कर दूंगा। C कितना है यहाँ पर देखो 2, वोल्टेज कितनी मिल रही है 0.5 × 10⁻⁻5 वोल्ट। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1 × 10⁻⁻5 कूलम। इस तरह से मैं चार्ज निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले मैंने तो देखते ही बता दिया था, मैंने देखते ही बता दिया था ना। तो इसको आप ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, एज द बोथ कैपेसिटर्स आर equal capacitance, so Q will divide itself by half amount and half amount, then it will get 1 × 10⁻⁻5 coulomb, and this will also get same amount of charge। तो इस तरह से आपने बेटा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सोल्व करना होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, पर इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की हैबिट डाल लो कि भाई सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं अभी। तो बच्चों जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम दे रखा है C1 C2 C3 C4, और इसको कनेक्ट कर दिया 500 वोल्ट की सप्लाई के साथ, और सभी के सभी जो कैपेसिटर्स है वो आइडेंटिकल है। सभी का जो कैपेसिटेंस है वो है 10 माइक्रोफेराड। आपको ये बताना है इसमें कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना है। क्वेश्चन वही है सेम अभी भी, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इस सर्किट को देखकर आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि देखो, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था कि नेट कैपेसिटेंस निकालो, यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो एक चीज ध्यान से देखो, मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि प्लस माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस। जब भी कैपेसिटर सीरीज में थे क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे था, है ना, यानी कि माइनस के बाद अगला साइन, फिर उसके बाद अगला साइन। यहाँ पर देखना जरा, प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन इनके साथ क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी कि ये चीज तो मुझे यहीं से क्लियर होगी देखते हैं कि ये तीनों जो है आपस में सीरीज में है, और जो ये वाला कैपेसिटर है ये इन तीनों के साथ पैरेलल में है। समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव एंड होता
और यहाँ से कोई करंट निकालता मैं आई, तो करंट यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग जाता है ना, यहाँ पर जॉइंट मिलता है। लेकिन जो करंट यहाँ पर होता है वो यहीं पे होता है, वो यहाँ पर होता है और वो यहाँ पर ऐसे जाता है, यानी कि तीनों कैपेसिटर को सेम करंट मिलता है या तीनों कैपेसिटर को सेम चार्ज मिलता है, बट इसको अलग मिलता है। तो अगर इस सर्किट को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर C1, C2 और C3 ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो इनको जब मैं सोल्व करूंगा, सोल्व करके यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ये, है ना, और ये C4 के साथ क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालना है आपको। सबसे पहले इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो जब आप नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, वो क्या आ जाएगा, 13.3 माइक्रोफेराड। कैसे निकालोगे, इन तीनों को सीरीज में सोल्व करो, यानी कि 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है, और उसके साथ ये वाला क्या आ जाएगा, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब टोटल चार्ज निकाले, टोटल चार्ज क्या होता है, Q = CV। तो Q कितना है बच्चों आपको निकालना है, और C कितना है आपके पास, 13.3 माइक्रोफेराड में है ये, तो इंटू 10⁻⁻6 कर दो। वोल्टेज कितनी है, 500, तो मल्टीप्लाई बाय 500, जो टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास। वैसे टोटल चार्ज निकाल भी क्यों रहे हम, टोटल चार्ज की अपने को जरूरत भी क्या है, एक काम करो ना, अगर आप देखो टोटल चार्ज लेटेस्ट चलो निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मैं 13.3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं और इंटू में 10⁻⁻4 कर दूं, इसको जरा सोल्व कर लो, कैलकुलेशन लगा लो जरा यहाँ पर, इसको फिर हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इसको थोड़ा सा मैं सिंपल सर्किट बना रहा हूँ, है ना। ये सर्किट कुछ ऐसा दिखता है आपको, है ना, C1, C2, C3 और ये C4, और यहाँ पर अगर ऐसे ये 500 वोल्ट कनेक्टेड है, यानी कि इस पूरे में एक Q1 चार्ज जाएगा और इसमें जाएगा Q2 चार्ज, ठीक है बात, यानी कि 500 वोल्ट, इन तीनों को भी 500 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 500 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है ये तीनों और ये, तो यानी कि अपर ब्रांच में यानी कि AP में टोटल वोल्टेज कितनी है, 500 वोल्ट, और तीनों का कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं मैं। तो एक काम करो ना, Q1 की वैल्यू निकालो कि ऊपर वाले कैपेसिटेंस को क्या क्या मिलेगा। तो Q1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन CS इनटू में टोटल वोल्टेज V। तो Q1 विल बी, CS की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, अगर आप चाहो तो CS की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, वोल्टेज तो 500 है, CS की वैल्यू आएगी, ये तीनों कितने हैं भाई, 10 माइक्रोफेराड के, तो 10/3 आ जाएगा जब सोल्व करोगे, 10/3 इंटू 10⁻⁻6। जब आप ऐसे सोल्व करोगे बच्चों तो चार्ज की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻3। तो ऐसे मैं इन तीनों के अक्रॉस चार्ज निकाल दूंगा। अब बच्चा ये वाला, इसको भी 500 वोल्ट मिल रहा है बैटरी, मतलब वोल्टेज, तो जो C4 के अक्रॉस होगा तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, Q2 इज इक्वल टू C4 इंटू में वोल्टेज भी, Q इज इक्वल टू CV। C4 कितना है यहाँ पर इंडिविजुअल, ये 10 इंटू में ये कितना है 500। अब ये 10 माइक्रोफेराड है बच्चों, है ना, तो इसलिए मैं 10⁻⁻6 लगा दूं यहाँ पर, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। अब आप एक काम करो, जो Q1 आपने निकाला है 1.7 और जो Q2 आपने निकाला है ये 5 इंटू 10⁻⁻3, इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि टोटल चार्ज तो ये होगा ना, जो इसको Q1 मिल गया और इसको Q2 मिल गया। अब ये यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या इसका प्रोडक्ट जो ये है 13.3 इंटू 5 क्या 1.7 इंटू 5 की इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, देख लेते एक बार। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 6, 5 1 जा 5, और यहाँ पर जो आएगा ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 66.5। वन मोर क्वेश्चन इज देयर बच्चों, ये क्वेश्चन 2016 सीबीएसई में आ चुका है, इसको एक बार देख लीजिए। राइटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 if C1 ratio C2 is 1:2 such that energy stored between them becomes same। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज अगर इसकी मैं पढ़ूं और यहीं पे बच्चा मार खा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आपको ऐसा बोल रखा है कि भाई एक सीरीज कॉम्बिनेशन है
C1 C2 ऐसे लगा हुआ है, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2 कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। हमको ये बोलते हैं कि C1 रेशो C2 क्या है, 1:2, यानी कि एक का कैपेसिटेंस दूसरे का डबल है। मैं इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दूं और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दूं कि दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाए, मुझे ये रेशो निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो कि जो आपको गिवन है C1 C2, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करो। C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C1 आ गया यहाँ से, तो जब मैं पैरेलल में ऐड करूंगा C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ C1, C1 की टर्म में निकाल दूंगा, थ्राइस ऑफ C1 हो गया। अच्छा, सीरीज में अगर मैं जोड़ू तो सोल्व करके फॉर्मूला मैं ये ड्राइव कर सकता हूँ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, कैसे आया, ऐसे आया 1/C1 प्लस 1/C2, जब इसको सोल्व करके रेसिप्रोकल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ, अगर इन टर्म्स ऑफ C1 निकालूं तो Cp और Cs दोनों मुझे पता लग गए। अगर दोनों की एनर्जी को सेम रखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 Cs v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 Cp v स्क्वायर। फाइंड द, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 और V2, तो यानी कि V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Cp/Cs। अब Cp/Cs देखो क्या है जरा, ये हो जाएगा आपके पास, हाँ ये हो जाएगा आपके पास थ्राइस ऑफ C1 अपॉन में 2 C1 और ऊपर चला जाएगा 3, इट विल बिकम 9। इसको एक बार देख लो जरा, Cp कितना है आपके पास, थ्राइस ऑफ C1, और उसके बाद जो इसको एक बार प्लीज नोट डाउन करो जरा एक बार। तो यहां पर जब मैं Cp/Cs करूंगा बच्चों तो ये मिल जाएगा आपको V1/V2 का स्क्वायर इक्वल्स टू C1 से C1 कैंसिल, इट विल बी 9/2, और जब ये अंडर रूट इधर शिफ्ट, मतलब जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या होगा, √3/2। अगर मैं इस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या एनर्जी सेम मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर बच्चों, यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स है, 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड और 15 माइक्रोफैराड की जो सीरीज में है, और इस एंड की हमने कर दी अर्थिंग। यहाँ से अगर 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, अब देखो जरा यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 90 वोल्ट का, यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट का, तो मैं बोलूंगा कि इस पूरे सर्किट को जो मिल रहा है वो ऐसे समझ लो आप इस तरह से कि 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2। आपने बस क्या ये बताना है कि C2 को कितना पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि देखो ना सीरीज में है तीनों के तीनों और पोटेंशियल अपने आप को डिवाइड करते हैं, आपने पोटेंशियल अक्रॉस C2 बताना है। अब इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, मुझे इतना पता है कि अगर तीनों सीरीज में है तो बेटा इसको क्यू चार्ज मिलेगा, इसको क्यू चार्ज मिलेगा और इसको भी क्यू चार्ज मिलेगा, है ना। अगर मैं क्यू चार्ज निकाल दूं तो क्यू और C2 से मैं क्या निकाल सकता हूँ, V2, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, CV, यानी कि C2V2। तो यहाँ से अगर मैं V2 निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय C2। तो अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है कि मुझे टोटल चार्ज निकालना है पहले। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल, अगर मैं निकालना चाहता हूँ टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करूंगा, नेट कैपेसिटेंस, सीरीज में तो CS लिख रहा हूँ, और टोटल पोटेंशियल तो मुझे पता है 90 है ना। अब सीरीज में मुझे क्या सोल्व करना पड़ेगा पहले, जब मैं इसको सीरीज में डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, जब मैं सीरीज में सोल्व करूंगा इसको, तो सीरीज में सोल्व करके जो मुझे नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा CS, आपने क्या करना है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आपने इसको क्या सीरीज में सोल्व करना है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, सोल्व करके क्या मिला 20/3 इंटू 10⁻⁻⁻6, राइट। -6 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोफैराड है, मुझे क्या सारा सिस्टम ऐसा ही बची, और इंटू में क्या कर दूंगा मैं पोटेंशियल यानी कि 90। तो इस तरह से जो टोटल चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों में, थोड़ा टाइम को सेव करते वीडियो को लेंथी नहीं बनाना हमने। तो इट विल बी, जब सोल्व करोगे तो 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो टोटल चार्ज ये आ गया आपके पास। अगला स्टेप क्या है, आपको पता ही आपने क्या V2 निकालना है, तो 600 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई C2 की खुद की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻⁻ क्या कर दूंगा -6। जब सोल्व करोगे तो बच्चों आंसर क्या मिलेगा आपको 20 वोल्ट। तो इस तरह से बच्चों आपने सोल्व करना है। अब तक की कहानी में ये समझ आ रहा है कि सीरीज में पोटेंशियल सेम, सीरीज में पोटेंशियल अपने आप को डिवाइड कर रहा है और सीरीज में चार्ज सेम रह रहे हैं। तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए सारे के सारे CBSE बेस्ड है।
ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैं जो असाइनमेंट शीट दूंगा, कई सारे क्वेश्चंस दूंगा उसमें, तो आपका काम क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन बच्चों मैं 10 ईयर में से निकाल रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन 2014। सिचुएशन ये है कि दो हमारे पास सफेयर्स है और एक सफेयर की रेडियस है R1 और दूसरे की है R2। एक के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे के ऊपर है Q2। मैंने इसको मेटालिक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो मुझसे ये पूछा गया कि भाई आप बताओ कि इन दोनों की डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि इसके ऊपर सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो इसके ऊपर कितनी होगी सिग्मा 2। अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड आउट सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2। कैसे निकालूंगा देखो। अब आपको ये बात तो पता ही है कि अगर मैं वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया हमने दो कंडक्टिंग बॉडीज को, तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो वही जो अब तक हम करते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, चार्ज विल फ्लो until potential of both spheres become equal। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो V1 इज इक्वल टू V2 लिख सकता हूं मैं। V1 का मतलब क्या होगा बेटा, क्या हुआ अपॉन में कैपेसिटेंस C1, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है ना, Q1 बाय में C1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 बाय में C2 लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसी को देखो मैं यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, Q1 एज इट इज C1। सफेयर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा Q2 इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और जब मैं इसको उड़ाऊंगा ऐसे, अब एक काम करो चार्जेस का रेशियो निकालो जरा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। चार्जेस का रेशियो क्या आएगा बेटा, Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू R1 बाय में R2। ठीक है, ये Q2 नीचे आ गया तो हाँ ठीक है। तो आपको Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 मिल गया। अब एक बार सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 निकाल के देखो। सिग्मा 1 क्या होता है, चार्ज ओवर एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर। ये क्या होता है Q2 अपॉन में 4 पाई R2 स्क्वायर, है ना। Q बाय एरिया अपॉन में Q बाय एरिया, दोनों का सिग्मा की वैल्यू मैंने ऐसे डिफाइन कर दी। जब आप देखो ध्यान से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आएगा आपके पास Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर इनटू में R2 का स्क्वायर अपॉन में Q2। ठीक है, अब एक चीज और देखो, Q1 बाय Q2 है ना, देखो Q1 अपॉन में Q2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं R1 बाय R2 मल्टीप्लाई क्या है R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 विल बी R2 बाय R1। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। जितनी रेडियस कम होगी सफेयर की, उतनी जितना मतलब पॉइंटेड एंड होगा, जितना उस सफेयर का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा उसकी सरफेस डेंसिटी होगी। इससे मुझे ये पता लगा। क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ से Q1 Q2 R1 R2 के टर्म में निकाला, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 में इसको प्लेस कर दिया और मुझे क्या आंसर मिलता है। तो इसको भी बच्चों नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन की थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 10 ईयर से निकाल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन अब तक आए हुए, और असाइनमेंट में आपको अलग से मिलेंगे क्वेश्चन। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। तो 2014 से बच्चों एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट आपको दे दी, ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट। यहाँ पर आपको बोल दिया कि Q चार्ज है, उसको A से B लेकर जाना है, फिर B से C लेकर जाना है, फिर C से D लेकर आना है, और उसको बस दोबारा उसको ऊपर लेकर जाना है। इस पूरी प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना होगा देखते ही समझ आ रहा है। एक इंटेलिजेंट बच्चे को देखते ही पता लग जाएगा कि अगर ये क्लोज लूप बन रहा है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप हमेशा 0 होता है। अगर उनसे प्रूफ करना पूछ लिया जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ऐसे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 वर्क डन मैं लिख लेता हूँ। वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to A। ठीक है बात। चलो, वर्क डन फ्रॉम A to B में क्या होगा, फोर्स यानी कि क्या हुई A से B। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है ना, नीचे की तरफ देखो, E की डायरेक्शन नीचे, तो Q E नीचे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप कैसे दे रहे हो, सामने की तरफ। तो यहाँ पर Q E इनटू में डिस्टेंस क्या हो गया AB, एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर cos 90 डिग्री।
चलो ये तो हो गया 0। उसके बाद BC के लोग देखो जरा, फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ लेकर जा रहे हो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर QE BC, फोर्स ये रहा QE, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना है यहाँ पर बच्चों cos 0 डिग्री, तो यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा लिख देता हूँ 1। ठीक है, जब मैं इसको अलोंग CD लेकर जा रहा हूँ, अगेन एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स भी नीचे की तरफ, लेकिन आप परपेंडिकुलरली ऐसे लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों QE इनटू में CD cos 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0। अब इस केस में देखो जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो इट विल बी QE, डिस्टेंस क्या बच्चों ये DA, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर 180 डिग्री की वजह से यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला QE BC माइनस QE AD। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर पाथ है तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू BC, उड़ा दो इसको, ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। सो ऐसे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। लॉजिक क्या है, बस सिंपल सा तो है, आपने देखो यहाँ पर वोगलर वाले तरीके से इसको प्रूफ कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करता इसको, मैं तो देखते हुए बता देता, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वोगलन 0 होता है अक्रॉस क्लोज पाथ। अच्छा एक क्वेश्चन और है 1 नंबर में, आपको ऐसा बोल दिया जाता है कई बार कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यहाँ पर एक A पॉइंट पर और एक यहाँ पर एक B पॉइंट पर, यहाँ पर भी एक प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है, कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इसका आंसर क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेट्स में अलग अलग लोकेशन पर मैंने 2 चार्जेस को रख दिए, किस चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा? तो आंसर है बोथ चार्जेस विल एक्सपीरियंस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म, तो फोर्स क्या होगा QE इनटू E, दोनों के लिए QE, तो इसलिए क्या होगा, इसको मैं कहीं मर्जी प्लेस करूं उस पर सेम तरह का सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करते रहो क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने। तो बच्चों 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज, एक आपको Q वर्सेस V ग्राफ दे दिया, X के लिए कर्व ऐसी है, मतलब लाइन ऐसी है स्ट्रेट लाइन, और Y के लिए कुछ ऐसी लाइन है। आपको इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है कि किस कैपेसिटर X और Y में से किस कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। अगर आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? X, क्योंकि सेम वोल्टेज पर Q की वैल्यू किस केस में ज्यादा है? X के केस में। अगर मैं एरिया शेड करूं तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बड़े वाला, राइट। तो जिसका एरिया ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आप ट्रायंगल देखो कौन सा बड़े वाला बन रहा है, तो X हैज ग्रेटर एनर्जी एज कंपैरिजन टू Y। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, तो मैंने ये जो डिसाइड किया कि मैं आपको क्या एक असाइनमेंट देने वाला हूँ बच्चों, और असाइनमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप खुद से ट्राई करोगे, और मैं आप डाउट्स के लिए या उस असाइनमेंट के डिस्कशन के लिए एक लाइव क्लास रखूंगा ऐप पर। जो बच्चे मुझसे ऐप पे नहीं कनेक्टेड है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं नंबर अपना आपको लिख देता हूँ 9034384945। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो मुझे एक बार आप अपनी बेसिक डिटेल्स दीजिए, मुझे हाई भेजिए इस नंबर पर, और मैं आपको फर्दर शेयर करूंगा कि किस तरह से आप क्या सभी लेक्चर्स से गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई का कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर कि A से लेकर B तक ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर एक C1 कैपेसिटर है, यहाँ C2 कैपेसिटर है, यहाँ C3 कैपेसिटर है। एक वायर जॉइंट ऐसे लगा दिया मैंने यहाँ पर इस तरह से, और एक वायर जॉइंट ऐसे लगा दिया। आपको ये बताना है कि इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। 10 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड। इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको सुबह 3-4 बजे तक मिल जाएगी, या उससे पहले अगर स्पीड सही रही तो उससे पहले अपलोड हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। इस बार भी लगता है निशांक आंसर दे देगा, क्योंकि वो रात को बहुत देर तक पढ़ रहे हैं। वेल डन बेटा, इस तरह से आप पढ़ते रहो। और बाकी बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हिमांशु, भव्या, वंशिका, आकांक्षा, केतन, वैभवी सभी अच्छा आंसर दे रहे हैं। आज मोहित भी आजकल आंसर देने लगे। ठीक है, तो लेक्चर से गो थ्रू हुई है, नोट्स मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप खुद से बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। मिलता हूँ बेटा आपसे अगली वीडियो में। सारे लेक्चर से गो थ्रू हुई है, धीरे धीरे करके नोट्स बनाइए। बड़ी जल्दी लॉकडाउन खुलेगा और हम ऑफलाइन क्लासेस में दोबारा से वही मस्ती, वही पढ़ाई और वही एक माहौल बना पाएंगे। सुपर बाय।